जय हिंद। दोस्तों, ग्लोब तो देखा ही होगा आपने। ग्लोब में आप गोल गोल घूमते हुए उसमें अलग अलग कंट्री को बचपन में देखते होंगे और आज भी जो है एटलस की किताब में आप हर देश का नाम जो है वो खोजते होंगे कि मेरा देश कहाँ है और मेरे देश के बगल में कौन सा देश है। तो इसी तरह से जो है आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो है, चाहे वो ठंडा वाले देश हो, गर्मी वाला देश हो, या फिर जो है समुद्र के किनारे वाला देश हो, टापू देश हो, ये सभी देशों ने जो है अलग अलग तरह का ग्रुप बनाया हुआ है। और उसी तरह का ग्रुप जो है आप एक आसियान के बारे में भी जानते होंगे, ASEAN। ये जो आसियान ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये आसियान होता क्या है, और सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है विजिट किए हैं आसियान समिट में। और ये आसियान समिट में जो है, जो 21वीं आसियान समिट जो है लाओस के अंदर हो रही है, उसके में क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला है और भारत का और आसियान कंट्रीज के साथ क्या संबंध है और वियतनाम के साथ भारत का कैसा रिश्ता रहा है, ये सारी चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंदर जो हम समझने वाले हैं। और ये भी समझेंगे कि भविष्य में जो है जो रिश्ते भारत जो जिस देशों के साथ यानी कि जिस देश के साथ भारत रिश्ता बनाती है वो किस तरीके से जो है आगे चलकर जो है भारत को हेल्प करने वाली है, भारत को मदद करने वाली है। इन सारी चीज़ों का जो है जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये देख लेते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो 10 अक्टूबर को जो है वो पहुंचते हैं लाओस के अंदर, क्योंकि 21वीं जो है वो इस आसियान समिट हो रही है। तो आप देखेंगे न्यूज में है कि पीएम मोदी जब विजिट करते हैं तो वो सबसे पहले जो है वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री है एंटोनी, इनसे जो है मुलाकात करते हैं। इसके बाद इनसे मुलाकात करने के बाद आप देखेंगे, इसके बाद जब मुलाकात करते हैं तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक के जो फोरम के जो चेयरमैन है उनसे भी मुलाकात करते हैं। मैं पूरी जो है आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी अपने जो है प्लेन से उतरने के बाद जो है किस तरीके से पूरा जो है समिट में वो भाग ले रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आसियान कंट्रीज का इंडिया मेंबर है या नहीं है। इसका जवाब मैं अंत तक वीडियो में देने वाला हूं और बताऊंगा भी आपको कौन कौन मेंबर है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि पीएम मोदी जो है कुछ 10 पॉइंट जो है वो बताते हैं जिससे कि भारत के और जो आसियान कंट्रीज है उसके टाई को, यानी कौन कौन सा टाई है इसको बताते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि 10 प्लान में वो कहते हैं कि भारत और आसियान कंट्री जो है वो हमेशा से जो है एशियाई जो क्षेत्र है उसमें जो है मजबूती के साथ जो है भारत जो है सभी आसियान कंट्री के मेंबर के साथ खड़ा है और हमेशा से जो है वो व्यापार करने के लिए, चाहे वो जो समुद्र का रास्ता हो या फिर जो है रोड का रास्ता हो या फिर हवाई का मार्ग हो, वो तमाम तरीके से जो है आसियान कंट्रीज की वो मदद करता है। और साथ में जो है और भी कई सारे जो है चीज़ों को इन्होंने जो है सामने रखा है। अब आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी जो हाईलाइट करने वाली पॉइंट ये है कि इन्होंने ट्रेड के बारे में बात किया, इंडिया और आसियान कंट्री का, जो कि डबल हो चुका है। 130 बिलियन का जो है वो ट्रेड जो है वो लास्ट 10 साल के अंदर जो है वो भारत और आसियान कंट्री के बीच में हुआ है। आसियान कंट्रीज में टोटल 10 कंट्री है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंट्रीज हैं। आगे जारी रखिए वीडियो में। इसके साथ आप देखेंगे कि जो ट्रेड है और एग्रीमेंट है वो कई सारे जो आसियान कंट्रीज है उसके साथ भारत का जो है एग्रीमेंट है, जो कि कहीं ना कहीं जो है वैश्विक स्तर पर जो है भारत को भी मजबूत बनाता है और आसियान कंट्रीज के मेंबर को भी जो है मजबूत बनाता है। इसके साथ अगर आप देखें तो स्कॉलरशिप जो है वो डबल हो गया है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है भारत में उसके लिए जो आसियान कंट्री है, अब देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपको बौद्धिक काल से है, तो देखिए बुद्धिज्म का एक आपका जो है सिंबल भी है ये। तो बेसिकली जो है बुद्धिज्म वाली जो कंट्री है, क्योंकि ये जो आसियान कंट्री है इसमें ज़्यादातर जो है बुद्धिस्ट लोग हैं, तो बुद्धिस्ट वाले कंट्री भी हैं इन एरिया में, इसलिए जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है वो स्कॉलरशिप उसको डबल किया गया है। किसके लिए? आसियान कंट्रीज के लिए, जो आसियान कंट्री से जो लोग आएंगे भारत में पढ़ने के लिए। और नया ग्रांट जो है दिया गया है, यानी कि नई ग्रांट जो आसियान स्टूडेंट को दिया गया है
एट एग्री यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यानी कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है इंडिया में और आसियान कंट्री का कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो उसको जो है अलग से जो है ग्रांट उसके लिए दिया गया है। स्कॉलरशिप की व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है, पहले से चलता हुआ आ रहा है, उसको बढ़ा दिया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ये भी अनाउंस करते हैं कि 2025 तक जो है आसियान इंडिया जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देगा और साथ में 5 मिलियन जो है वो ज्वाइंट तरीके से इसके ऊपर खर्चा करेगा। और इसके साथ ये भी इन्होंने जो है प्लान में बताया है कि जो आसियान समिट का जो रीजन है, यानी कि जो आसियान कंट्रीज की जो रीजन है भारत के साथ, उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। भारत के लिए क्यों जरूरी है इसके बारे में आपको मैप के थ्रू बताता हूं। इसके साथ आपको देखते हैं, अब देखिए यहां पे आप अगर मैप को देखेंगे, ये मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये आसियान कंट्रीज है टोटल ये। अब देखिए एक तो लाओस है जहां पे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, लाओस यहां पे है, म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है और ब्रुनेई है, फिलीपींस है और यहाँ पे आपको इंडोनेशिया है। ये पूरा का पूरा देश जो है आसियान कंट्रीज का जो है समूह है। अब दोस्तों ये जो म्यांमार का जो इलाका है आपको पता है डायरेक्ट जो है इंडिया से बॉर्डर जो है वो मैच करता है, यानी कि इंडिया से लोग जो है इसके अंदर बाय रोड भी आ सकते हैं और इसके साथ जो है ये पूरा का पूरा जो है बाय रोड यहां तक जो है कवर कर सकते हैं। और ये पूरा जो इंडोनेशिया यहाँ पे है और ब्रुनेई और बाकी फिलीपींस यहाँ पे है। तो सोचिए कि ये जो है पूरा का पूरा जो पार्ट है वो इंडिया से जो है वो इस एरिया में जो है बॉर्डर बनाता है। तो इसलिए बॉर्डर कंट्री होने के बावजूद जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत का इन देशों के साथ, यानी कि इनकी जो एसोसिएशन है इसके साथ संबंध को अच्छा रखना। तो ये तो हुआ। अब इसके साथ देखिए, अब देख रहे हैं यहां पे आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर बनाया हुआ है ये पूरा का पूरा एरिया जो है भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया से चाइना चूंकि यहां से व्यापार करने का सोचता है और इस तरीके से एक रूट बनाता है, तो भारत हमेशा से चाहता है कि चाइना को रोक पाए, इसलिए पूरा इस एरिया के जितने भी कंट्री हैं उनके साथ व्यापार जो है वो सही तरीके से भारत कर सके। और चाइना के थ्रू जो भी उनके ऐसे जो कार्य हैं जो चाहते हैं कि ये सारा जो हिंद महासागर प्रशांत महासागर तक कवर होकर जो है वो पूरा कवर कर ले, हिंद महासागर पे कब्जा करने का जो सपना है चाइना का, उसको जो है वो पूरा भारत जो है नहीं करने देगी, क्योंकि इन सारे देशों का जो है महत्व भारत के लिए इसलिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार जो है वो सारे कंट्रियों के अंदर जो है भारत जो है अपने हवाई मार्ग के थ्रू, जल मार्ग के थ्रू और थल मार्ग के थ्रू, तीनों ही मार्ग के थ्रू जो है वो कर सकती है और करती है। अब चलिए थोड़ा आसियान के बारे में समझ लेते हैं। आसियान का ऐसा फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ये एक क्षेत्रीय संस्था। क्षेत्रीय का मतलब क्या हुआ कि ये जो एक क्षेत्र है, यानी कि ये साउथ ईस्ट एशिया है। एशिया तो पूरा बड़ा है, अब एशिया में भारत भी आता है, पाकिस्तान भी एशिया में आता है, लेकिन मेंबर सिर्फ कौन है जो साउथ ईस्ट एशिया में है, यानी कि पूर्वोत्तर भी है और साउथ के डायरेक्शन में भी है, वो जो है इसके मेंबर है। इसलिए इसको जो है रीजनल कहा गया, यानी कि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो है पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए जो है किया गया था और एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसको जो है मजबूत करने के लिए इसको जो है लाया गया था दोस्तों। अब इसका मोटिव क्या है? आसियान का मोटिव अगर कोई पूछे तो मोटिव है वन नेशन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, यानी कि जो आसियान कंट्री के अंदर जो 10 मेंबर्स हैं टोटल, ये 10 मेंबर्स का एक मोटिव है कि वो सभी एक अपने आप को एक विजन में मानते हैं और अपने आप को एक जो है एक नेशन मानते हैं, एक आइडेंटिटी मानते हैं और एक जो है कम्युनिटी अपने आप को मानते हैं। 8 अगस्त को जो है आसियान डे मनाया जाता है दोस्तों। और जो आसियान के सेक्रेटरिएट जो है जहां से आसियान को चलाया जाता है वो है इंडोनेशिया के अंदर। जरकता जो है वो जगह इंडोनेशिया के अंदर, वहां पर सेक्रेटरिएट है, यानी कि आप एक तरीके से इसको जो है ये कह सकते हैं सारे जो बड़ी बड़ी अधिकारी हैं वो यहीं पे बैठते हैं आसियान को चलाने वाले। अब है कुछ रिसेंट डेवलपमेंट आसियान के अंदर हुए हैं वो देख लेते हैं। तो जो 24वां जो आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हुआ था वो इंडिया के अंदर हुआ था, यानी कि जितने आसियान के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भारत के अंदर आए थे और वो दिल्ली में जो है इसकी मीटिंग हुई थी। और इंडिया और आसियान जो है सेलिब्रेट करते हैं 30 एनिवर्सरी डायलॉग रिलेशनशिप। ठीक है, तो डायलॉग रिलेशन जो है वो यानी कि दोनों जो है देश जो है वो जो है दोनों देश यानी दोनों आसियान कंट्री और बाकी जो भारत जो है वो सबके साथ मिलकर जो है ये कार्य करते हैं। इसके साथ अगर देश के बारे में अगर देखें तो देखिए जो ब्रुनेई है वो 7
जनवरी 1984 को जो है वो जुड़ा था। आप कंबोडिया देखेंगे 30 अप्रैल 1999 को जुड़ा था। इंडोनेशिया 8 अगस्त 1967 को जुड़ गया था, यानी कि मेंबर बने थे आसियान कंट्रीज के। इसके बाद लाओस जो है वो 23 जुलाई 1997 को जुड़ा था। मलेशिया 8 अगस्त 1967 को जुड़ा था। म्यांमार जो है 23 जुलाई 1997 को जुड़ा था। और फिलीपींस 8 अगस्त 1967 को जुड़ा था। और सिंगापुर 8 अगस्त 1967 को जुड़ा था। और थाईलैंड जो है 8 अगस्त 1967 को जुड़ा। और 1995 में जो है वियतनाम जो है जुड़ा था। ये टोटल जो है वो आपके 10 कंट्री हैं जो कि आसियान के जो है मेंबर हैं। इसके अलावा अगर आपको सवाल का जवाब मैंने पूछा था कि आप सवाल का जवाब बताइए, भारत इसका मेंबर है क्या? भारत जो है आसियान कंट्रीज का मेंबर नहीं है। नहीं होने के पीछे कारण यही है कि भारत जो है साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि जो आसियान जो ये है इसके क्या क्या, जो थोड़ा सा इतिहास को समझ लेते हैं इसका। तो सबसे पहले चीज 1967 की बात है। आसियान को जो है जब स्टेब्लिश किया गया था तो उस समय जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया था दोस्तों। उस समय बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक की जो संधि है उसको साइन की गई थी। इसके फाउंडिंग फादर्स जो थे, यानी कि इसको आसियान को बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने बैंकॉक के अंदर जो है डिक्लेरेशन साइन किया, एक संधि साइन की सारी कंट्रियों के बीच में। ठीक है, अब जो फाउंडिंग फादर थे उसमें फाउंडिंग फादर में कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो कंट्री है ये फाउंडिंग जो है फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये। ठीक है, फाउंडर्स हैं। इसके बाद 1990 में क्या होता है, मेंबरशिप जो है वो डबल हो जाता है। आफ्टर चेंजिंग द कंडीशन को चेंज करने के बाद डबल हो जाता है। और वियतनाम का वॉर होता है 1975 में, और कोल्ड वॉर होता है 1991 में। ये कारण रहा, इसके बाद जो है इसमें जो है मेंबर्स को डबल किए गए। और इसमें ब्रुनई को और वियतनाम को, लाओस को, म्यांमार को, कंबोडिया को, सबको ऐड कर दिया गया। यानी कि 1975 के बाद जो 1975 में वियतनाम का जो युद्ध हुआ इसके बाद से, और कोल्ड वॉर के बाद जो है इन सारे देशों को जो है कुछ देशों को ऐड किया गया दोस्तों। अब देखिए 1995 में होता क्या है कि जो मेंबर्स जो साइन जो डील साइन करते हैं, जो न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित करते हैं साउथ ईस्ट एशिया को, यानी कि जितने भी ये कंट्री हैं 10 कंट्री हैं टोटल, इन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित करके रखा हुआ है। यानी कि इस एरिया में जो है कोई भी कंट्री जो है न्यूक्लियर्स का कोई भी इस्तेमाल जो है वो नहीं करेगी। इसके साथ 1997 में जो है इन्होंने क्या किया, आसियान का जो है विजन जो है 2020 का विजन बनाया उन्होंने 1997 में। इसके बाद 2023 में जो बाली है वो बाली को जो है स्टैब्लिश किया, आसियान का कम्युनिटी वहां पे जो स्टैब्लिश किया इन्होंने। इसके बाद 2007 में जो है चीबू का डिक्लेरेशन होता है। और इसके बाद जो है आपका 2008 में जो है आसियान चार्टर बनता है, इसको जो है लीगली जो है बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाया जाता है। इसके बाद 2015 में जो है आसियान कम्युनिटी जो है उसको लॉन्च किया जाता है। और इस तरीके से जो है आसियान का जो आपकी जो पूरी की पूरी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। अब इसमें आप एक समझेंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल जो है, यानी कि आसियान का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि चेयरमैन है इसके अंदर, आपका एक चेयरमैन है इसके अंदर। आसियान का चेयरमैन में देखिए चेयरमैन है, और चेयरमैन जैसे कैसे बनते हैं, अल्फाबेटिकली चेयरमैन बनते हैं। यानी कि जैसे 10 कंट्री है टोटल, तो 10 कंट्री में जो अल्फाबेट के जो इनिशियल अल्फाबेट है वो ABCD के हिसाब से जिसका जो नंबर आएगा वो 1 साल के लिए बनेगा उसका चेयरमैन। तो इस तरीके से जो 10 कंट्री हैं वही उसी के अंदर जो है ये बनते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आसियान का जो समिट है, इसके बाद आसियान का जो मिनिस्ट्रियल जो है काउंसिल है, जिसमें आपके 4 काउंसिल बनाए गए हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, एक आपका जो है सिक्योरिटी काउंसिल है, एक आपका इकोनॉमिक काउंसिल है, एक सोशल कल्चर कम्युनिटी काउंसिल है। ये 4 काउंसिल है। तो इस तरीके से रूपरेखा जो है वो आपका जो आसियान का भी जो है बना हुआ है। अब आप यहाँ पर चीज देखेंगे कि अब जैसे क्या है कि अब बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसकी एक ऑब्जेक्टिव होती है, और उसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। चाहे आप अगर नाटो को ले लें, नाटो का भी एक अपना ऑब्जेक्टिव है, यूएनओ का भी एक अपना ऑब्जेक्टिव है ना। तो उसी तरीके से जो है आसियान का भी एक अपना ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जितने भी कंट्रियां हैं वो सब देश जो चाहते हैं कि हमारे एक दूसरे के साथ जो है व्यापार हो अच्छे तरीके से, और उन सबकी जो है वो व्यवस्था जो है सुधरे, और सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें जो है वो चाहते हैं। पीस हो, शांति हो साउथ ईस्ट एशिया में।
इसके साथ जो है ये रीजनल पीस को जो है, स्टेबिलिटी को जो यानी कि जो क्षेत्रवाद, जो क्षेत्रीय जो इलाके हैं वहाँ पे शांति और स्टेबिलिटी को जो है ये चाहते हैं कि बना रहे, क्योंकि जो आपका वियतनाम का जो वॉर हुआ और कोल्ड वॉर हुआ तो इसके बाद जो है कई सारे वहाँ उथल पुथल हो गए पूरे समाज में, तो वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इसलिए जो है रीजनल पीस को बनाया गया ताकि सभी देश के बीच में शांति रहे। इसके साथ जो है म्यूचुअल असिस्टेंस था और कॉमन इंटरेस्ट के बिहाफ पर भी जो है बनाया गया, क्योंकि देश जो है एक दूसरे के पास में है तो कोई किसी से युद्ध ना करे, सभी एक दूसरे के साथ मिल कर रहें, इसलिए भी जो है इसको बनाया गया। और साथ में जो है ये जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ का एक्सपेंशन सही तरीके से हो सके, इंडस्ट्रीज को लगाया जा सके, ये सब चीज़ों जो है इसके लिए भी इम्प्रूव करने के लिए जो किया गया। और साउथ ईस्ट एशिया में जो है स्टडीज़ को यानी कि उसके ऊपर जो यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी बढ़ावा देने को लेकर जो है इसको जो है बनाया गया है। तो बहुत सारे इसमें रीजन्स है जिसमें आप देख रहे हैं ये सारे एक ऑब्जेक्टिव था, यानी कि संस्था को बनाने के पीछे कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव ये रहे। ठीक है, अब ये मैप में आपने देख लिया कि कैसे जो है भारत के साथ जो है ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो जो है यहाँ पे जैसे हमारा जो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, तो यहाँ पे जो एरिया है ये भी जो है काफ़ी पास में है इन सभी कंट्रियों के, और यहाँ पे भी काफ़ी का पास में है इन सभी कंट्रियों के, तो कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है भारत के लिए इन सभी देशों के साथ जो है मिलना। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो है वो विजिट किए हैं और इन्होंने विजिट करते हुए जो भारत और लाओस का जो है वो संबंध है उसका भी जो किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा से जो है जिस किसी भी देश में जाते हैं वहाँ के लोगों से अपनी भाषा में बात करते हैं, वहाँ के भाषा में बात करते हैं, वहाँ का फूड वगैरह करते हैं, ये देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो किया था। अब इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी जो है पहुँचे थे तो उन्होंने जो भारतीय जो प्रवासी लोग थे उससे भी बातचीत किया उन्होंने, और जो लाओस में के होटल में जो है बाहर भारत का सामुदायिक सदस्यों ने जो है उनका अभिवादन किया। तो ये तरह का जो है अलग अलग तरह का जो है ये न्यूज़ जो है वो आपको आ रहा है, जो कि उनकी पूरी की पूरी जो है जर्नी को बताती है, और भारत और जो आसियान कंट्रीज है उनके बीच के जो डील्स हुए, जो संबंध है उसको जो है ये पूरी तरीके से बताया जाता है। और आशा किया जाता है कि आने वाले समय में जो है भारत और आसियान कंट्रीज के बीच में और ज़्यादा व्यापार बढ़ेगी, और बाकी जो चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो ये 21वीं जो आपकी आसियान समिट हुई है इसकी जो है पूरी तरीके से जो है पूरे दुनिया में जो है इसकी जो है चर्चा हो रही है, और भारत जो है इसके ऊपर जो है अड़िग है, और भारत जो है आने वाले समय में जो है और ज़्यादा जो है इस पर काम कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। आसियान कंट्री से संबंधित ये जानकारी था, और इस जानकारी के अंदर जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ ये प्रॉपर जो है यानी कि जो अभी रिसेंट जो घटना घटी है उसके ऊपर है। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी जो है इस तरह की जो करंट अफेयर्स जो है हमारे निर्णय IAS पे आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।